गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। लास्ट टाइम हमने आरडी कंप्लीट कर लिया था। तो यस और नो, रेवेन्यू डेफिसिट नाम तो सुना ही होगा। जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं किससे, रेवेन्यू रिसीट से, और जितना ज्यादा होते हैं वो ही क्या होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे निकालते हैं इसको, आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। सबसे पहले हमें आर ई क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आर आर आइडेंटिफाई करना होता है, एंड अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। और उसके इम्प्लीकेशंस बच्चों हमने पढ़े थे कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस उसके होते हैं, वो क्या सिग्निफाई करता है, उसकी पूर्ति, उसको फुलफिल हम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमी में क्या होगा उसका, जैसे इन्फ्लेशन आएगी या गवर्नमेंट उसको कहां से पूरा कर रही होगी, कैपिटल इनफ्लो से पूरा कर रही होगी या डिसेव कर रही होगी, ये गवर्नमेंट को वार्निंग सिग्नल दे रहा है। इस तरह की बातें हमने की थी, सुनो। और फिर एट द लास्ट हमने ये देखा था कि कैसे इसको सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं बच्चों, या तो अपने खर्चे क्या कर दो, कम कर दो, या तो अपना कलेक्शन बढ़ा लो। ये हमने एट द लास्ट देखा था, ठीक है ना। और आरडी को समझाने के साथ साथ हल्की सी कोशिश की थी मैंने आपको क्या बताने की, फिस्कल डेफिसिट, एफडी, फिस्कल डेफिसिट। और आज तो हमें कंप्लीट उसे पढ़ना ही है। से यस और नो। चलो, आरडी खाली जो हम देखते हैं वो रेवेन्यू नेचर की आइटम में देखते हैं, लेकिन आने वाले साल में पूरा घाटा कितना है, आने वाले साल में पूरा कितना घाटा है वो कौन बताता है, मैं आरडी क्या, एफडी, फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आती है। चलो, तो ये पूरा घाटा जो हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना किससे, टोटल रिसीट से। बात समझ में आ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना टोटल रिसीट से, और जितना ज्यादा हो रही है वही क्या है, अपना घाटा है। लेकिन ख्याल रहे, जब भी आप क्या लोगे, टोटल रिसीट्स लोगे, तो टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को मत ले लेना, उनको हमें छोड़ के चलना है। क्यों छोड़ के चलना है, अगर हमने उन्हें भी काउंट कर लिया तो फिर कभी जिंदगी में फिस्कल डेफिसिट आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो तो जब घाटा आ जाता है ना, जब घाटा आ जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, लेके आते हैं किसको, बोरोइंग्स को। तो वो तो पूरे घाटे के इंपैक्ट को नलीफाई कर देगी ना, न्यूट्रल कर देगी ना, उसको तो लाते ही इसलिए, बोरोइंग तो करते ही इसलिए है ताकि जो घाटा आ रखा है उसका इंपैक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बिकॉज खर्चा तो करना पड़ेगा जब हमने बजट बनाया है, यस और नो। तो वो वाली बात है। तो चलो देख लेते हैं, और ये तो बड़ी नॉर्मल बातें वो ही रिपीट की है मैंने जो कल रिपीट की थी। आज की जो नई बातें हैं वो हम अभी करेंगे। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, किसका ज्यादा हो जाना, टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, ओवर टोटल रिसीट्स, किससे, टोटल रिसीट्स से। लेकिन टोटल रिसीट्स में किसको छोड़ देना है, बोरोइंग्स को, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। मुझे बताओ फर्स्ट बुलेट में कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। आगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा एनालिसिस करें, कुछ और इतनी, ये तो बात तो में समझ में आ गई होगी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज एफडी इज इक्वल टू टीई माइनस टीआर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब ये जो ये है टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, थोड़ा इसको समझे ये क्या हो सकता है। चलो जी, इधर आ जाओ बच्चों, बात करते हैं किसकी, टीआर की, टोटल रिसीट्स की। कैन वी से दैट टोटल रिसीट्स इज द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, से यस और नो। बात समझ में आती है। अब मैं इसमें तो जा नहीं रहा हूं, क्यों, बिकॉज इसका अपना बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, और मैं बोल के बता सकता हूं आपको कि आरआर को फर्दर हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर टैक्स रेवेन्यू के भी दो बच्चे, डीटी और आईडीटी।
और नॉन टैक्स के 9 बच्चे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में कुछ लिखूं तो मैं बस इतना लिख सकता हूं कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है एक तो वो डीटी होती है, कौन होती है, इसी कैटेगरी की कौन होती है, आईडीटी। हालांकि दोनों में फर्क होता है लेकिन कैटेगरी दोनों की एक है, टैक्स रेवेन्यू। और जो नॉन टैक्स होते हैं उसकी 9 आइटम्स होती है। कितनी आइटम्स होती है, 9 आइटम्स। इसका मतलब टोटल रिसीट्स में तो ये सब आएगी, डीटी भी आएंगे, आईडीटी भी आएंगे और 9 आइटम्स आएगी। अच्छा, हमने फिर कैपिटल रिसीट्स का भी क्लासिफिकेशन देखा था कि नहीं देखा था। कैपिटल रिसीट्स के कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। पहला कौन सा बच्चा, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, ठीक है। दूसरा, हाँ, रिकवरी ऑफ लोन्स। और तीसरा बच्चों, अदर। अदर के 2 बच्चे होते थे, कौन कौन, ध्यान से देखना बच्चों, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा स्मॉल सेविंग्स। बात समझ में आ रही है। ये तो हुआ टोटल रिसीट्स का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, टोटल रिसीट्स का क्लासिफिकेशन। ये आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं टोटल रिसीट्स के ब्रैकेट में लिख दूं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो मेरे को इस फ्लो चार्ट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, बोलो थोड़ा और अच्छे से बोल दो एक बारी। किसको हटाना पड़ेगा, बोरोइंग्स को हटाना पड़ेगा। मुझे बताओ, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, खाली कौन नहीं आएगी, बोरोइंग्स नहीं आएगी। कौन नहीं आएगी, बोरोइंग्स। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, उसका रीजन भी समझ में आता है कि बोरोइंग्स क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है बोरोइंग्स। बिकॉज अगर वो आ जाएगी तो फिर तो एफडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफडी ना एफडी इज इक्वल टू क्या, जीरो हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा जी, आम जिंदगी में एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग होता है, आम जिंदगी में एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग होता है। लेकिन अगर तुमने किसको भी काउंट कर लिया, टोटल रिसीट्स में बोरोइंग को भी काउंट कर लिया, तो फिर एफडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब वापस से और सुनो। ये वापस से वैसा ही बन गया चार्ट, टोटल रिसीट। अच्छा, झंझट किस में नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं है। किस में नहीं है, वो तो कैसी भी हो, चाहे टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो, वो तो आएगी ही आएगी। जितना भी लोचा है वो सब किस में है, कैपिटल रिसीट्स में। किस में है। अब साथ में एक चीज और सुन लो बच्चों, इसी क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ नई चीज पता पड़ेगी आपको। जैसे बोरोइंग है, बोरोइंग, और एक है रिकवरी ऑफ लोन, और एक है अदर। अदर के फिर 2 बच्चे, ठीक है ना। अब देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। क्या होती है, डेट क्रिएटिंग। डेट बोले तो DEBT, डेट क्रिएटिंग। मैं दैट नहीं बोल रहा हूं, मैं डेट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, डेट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स एंड द अदर वन इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। Do you have any idea about both these terms, debt creating capital receipts and non debt creating capital receipts? Very good. वो डेट क्रिएटिंग, वो क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग। हाँ जी, इधर बाकी सबको समझ में आ रहा है। ऐसी कैपिटल रिसीट्स जिनसे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाए वो होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। क्या होती है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। लेकिन कैपिटल रिसीट्स हमेशा डेट क्रिएटिंग नहीं होती, वो नॉन डेट क्रिएटिंग भी होती है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैसी, जिनसे क्या हो, हमारी असेट्स कम हो, उनसे लाइबिलिटी नहीं बढ़ती, उनसे असेट्स कम हो जाती है, तो उसे बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। बात समझ में आ रही है। चलो बच्चों, यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई करके बताओ कौन डेट क्रिएटिंग है, कौन नॉन डेट क्रिएटिंग है। बोरोइंग्स को हम क्या कह सकते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। से यस और नो। रिकवरी ऑफ लोन क्या है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग है। क्यों है नॉन डेट क्रिएटिंग, वेरी गुड, नॉन डेट क्रिएटिंग।
कैपिटल रिसीट्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अदर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तुम बता दो मेरे को आम जिंदगी में। अरे वाह, आपने तो पहले ही बता दिया। बच्चे कह रहे हैं कि भैया जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है वो तो क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, NDCCR। यस और नो? अच्छा, जो स्मॉल सेविंग्स है वो क्या है? वो क्या है? डेट क्रिएटिंग है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, वो DCCR है। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? Why small savings is considered as a debt creating capital receipts? वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी है कि गवर्नमेंट को वो क्या करनी है? रीपे करनी है। मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। अभी जस्ट ऐसा होगा कि 1 मिनट के बाद वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, सारे बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नमन भैया बोरोइंग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, जिसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं? DCCR। फिर रिकवरी ऑफ लोन्स, NDCCR। देन अदर के 2 बच्चे होते हैं, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? NDCCR होती है, और स्मॉल सेविंग्स क्या होती है? DCCR होती है। सारे बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं और बहुत खुश हूं मैं आपसे कि आपने ये बताया। हाँ जी, कम टू द पॉइंट। FD is equal to what? FD is equal to what? बोलो ना। FD is equal to TE minus TR excluding borrowings, excluding borrowings। जब हम FD निकालते हैं, जब हम क्या निकालते हैं? FD निकालते हैं। तो FD निकालने के लिए खाली किसको छोड़ता है? बोरोइंग्स को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? बोरोइंग्स को छोड़ता है। यानी किसको ले लेता है? किसको ले लेता है? इन सबको तो ले लेता है। किसको और कंसीडर कर लेते हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स को कंसीडर कर लेते हैं, और अदर को क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। आपको कुछ यहाँ पे कुछ क्लैश नहीं दिख रहा? हाँ जी, कुछ क्लैश नहीं दिख रहा आपको? हाँ जी, आपके माइंड में कुछ क्लैश अराइज नहीं हो रहे? यार, बोरोइंग्स को तो छोड़ दे रहा है, लेकिन रिकवरी को ले ले रहा है और अदर को ले ले रहा है। किसी और को भी छोड़ना चाहिए। हाँ जी, किसको छोड़ना चाहिए? बच्चे बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी स्मॉल सेविंग्स को भी छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ता। क्यों भैया? दैट्स द वेरी गुड क्वेश्चन विच विल बी एड्रेस्ड इन द अपकमिंग टाइम। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि सबसे बेहतर सवाल ही यही है आज की क्लास का, और आज मैं पढ़ाने ही आया हूं आपको। कह रहा है कि बोरोइंग्स को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? बोरोइंग्स को छोड़ दे, माने रिकवरी को ले ले, अदर को ले ले। कायदे में तो किसको भी छोड़ना चाहिए? स्मॉल सेविंग्स। तो चलो डिसइन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है, बिकॉज बोरोइंग को उसने छोड़ा, वो डेट क्रिएटिंग है, और हमने पता लगा लिया स्मॉल सेविंग्स भी क्या है? डेट क्रिएटिंग है। लेकिन फिर भी उसे छोड़ता नहीं, उसे काउंट करता है, उसे काउंट करता है। थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्यों? स्मॉल सेविंग्स को ऐड करने के लिए हम बोरोइंग्स करेंगे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। बोरोइंग्स ऐड होगी नहीं, स्मॉल सेविंग्स। टेक योर टाइम, आराम से सोचो और बताओ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर बच्चों, दिस इज द राइट आंसर। होता क्या है मुझे ये बताओ, ये पिक्चर में आई क्यों? ये पिक्चर में आई क्यों? ये हम अपनी खुशी से ले रहे हैं, बोरोइंग्स की बात कर रहा हूं, उसको काटा लगाया ना मैंने। हाँ, तो वो हम अपनी खुशी से ले रहे हैं, लेनी पड़ रही है। स्मॉल सेविंग्स हमें लेनी पड़ रही है या सामने वाला अपनी खुशी से जमा करा रहा हमारे पास? बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या हम उसे रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते? ध्यान से सुनो बच्चों, जो स्मॉल सेविंग्स होती है, all the small savings is considered as the debt creating capital receipt, but the government receives small savings in its normal course of business। नहीं समझता? स्मॉल सेविंग्स गवर्नमेंट जो रिसीव करती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वो नॉर्मल रूटीन में क्या करती है? रिसीव करती है।
वो इसलिए रिसीव नहीं कर रही कि हमें घाटा पड़ गया तो तुम अब क्या कराओ, स्मॉल सेविंग्स कराओ। क्या कराओ? अरे लोग तो जमा करा ही रहे हैं ना अपना पैसा, हमने तो नहीं बोला ना उन्हें कि तुम हमें दो, हमारे को घाटा पड़ रहा है, से सुनो। लेकिन बोरोइंग्स हमने अपनी मर्जी से नहीं ली, वो हमें लेनी पड़ रही है। वो तो नॉर्मल रूटीन में आ रही है गवर्नमेंट के पास, ऑल्दो स्मॉल सेविंग इज अ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बट वो गवर्नमेंट को किस में आ रही है, नॉर्मल रूटीन में आ रही है। किस में आ रही है? ये नॉर्मल रूटीन में नहीं आ रही, ये तो लेनी पड़ रही है बिकॉज घाटा आ रहा है। वो नॉर्मल रूटीन में आ रही है, ये नॉर्मल रूटीन में नहीं, ये आउटपुट को देख करके आ रही है। किसको देख करके आ रही है? आउटपुट क्या है कि अगर घाटा आ रहा है तो ही तो क्या आएगी, बोरोइंग्स आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर सरप्लस आ रहा होता तो क्यों ही बोरोइंग्स लेते हम, क्यों खामे खा अपने दिमाग के ऊपर इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन क्रिएट करते। तो ये नो, बात समझ में आ रही ना? तो ये बच्चों, ये जो चीज बता रहा हूँ ना मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ, ये बच्चों ने हमारे क्लास में डिस्कस की है और घर पे जाकर के क्या आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो घर पे जाकर के डाउट्स ना आए कि यार वैसे तो बोरोइंग भी क्या है, डेट क्रिएटिंग है, कह रहा है उसमें कह रहा है कि एफडी निकालने के लिए खाली किसे छोड़ दो, बोरोइंग को छोड़ दो, जबकि अदर के अंदर जो स्मॉल सेविंग्स होती है वो भी तो क्या होती है, डेट क्रिएटिंग होती है। तो कायदे से तो उसे भी छोड़ना चाहिए, उसे भी छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो भी तो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है। लेकिन दोनों में बच्चों फर्क है। ये तो आउटकम जब आता है ना, जब डेफिसिट आता है, ये जब लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन में शुरुआत से फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग से ही लोग क्या करा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के केवीपी खरीद रहे हैं, एनएससी खरीद रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के क्या करा रहे हैं, सेविंग्स करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं। ऑल्दो वो भी क्या है, लायबिलिटी है। तो उसे तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो आ ही रहा है ना पैसा नॉर्मल रूटीन में, लेकिन ये लेना पड़ रहा है। बात समझ में आती है? ये समझ में है? कुछ और बातें करें, कुछ और बातें करें और डिटेल में। चलो, इतना तो पता ही पड़ गया होगा आपको कि एफ डी इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं अपन लोग, टीई माइनस टी आर ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। नमन भैया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड स्मॉल सेविंग्स लिख दो ना। नहीं नहीं लिख दो। अभी समझा कि आपको क्यों नहीं लिखूंगा मैं, समझ में आ रही है ना बात? चल थोड़ा और इलाबोरेट करें से। अच्छा, एक जनरलाइजेशन हमने और निकाला है कि अगर हमारे को कुछ भी ना दिया हो और खाली क्या दी हो, बोरोइंग्स दी हो, क्या दी हो, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू बोरोइंग, क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी आउटकम वही निकल के आने वाला है। हाँ बोलो ना। देखो, एक तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमने खर्चा किया 1000 रुपए का, बात समझ में आ रही है, और हमारे को रूटीन में जो है टोटल कलेक्शन रूटीन में जो हुआ, ठीक है ना, वो हुआ 750 का। तो गैप कितने का निकला, एफडी कितने का आया, 250 का। और अगर वो सीधा ये बोले कि बोरिंग कितनी है 250, तो भी तो वही बात है ना। हाँ बोलो ना, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो कहां से पूरा करेंगे हम, बोरोइंग से, ठीक है ना। ये दो चीजें तो हमें समझ में आती है, और थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है ना। चलो जी, क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अरे नमन भैया क्या लिखा है? हाँ जी, कैसे कैसे, हाउ कैन यू से दैट? टोटल एक्सपेंडिचर इज द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। माइनस टीआर को क्या मैं ये लिख सकता हूं, आर आर प्लस सी आर, और ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। वो जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है वो आर आर के साथ नहीं चलेगा, वो किसके साथ चलेगा, सी आर के साथ चलेगा। अगर मैं ब्रैकेट ऐसे बाहर बड़े वाला लगा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है? हाँ जी, मैथमेटिक्स तो सब बच्चे जानते होंगे, तेज तोड़ना। चलो कुछ और करके देखें, कुछ और करके देखें। चलो जी, एफ डी इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लेते हैं सारे, आर ई प्लस सीई माइनस अंदर वाला प्लस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस आर आर और माइनस प्लस माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? होनी भी नहीं चाहिए, से यस और नो। और आगे चले, एफ डी इज इक्वल टू, इरफान सर कहते हैं कि एक काम करो कि जो गधे गधे हैं उनको तो इकट्ठा कर लो, जो घोड़े घोड़े हैं उनको इकट्ठा कर लो एक जगह, ठीक है ना, जो सिमिलर नेचर वाले हैं। करे क्या? चलो, एक ये देख रहे हो आप लोग आर ई, और ये कौन है, आर आर। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं आर ई माइनस आर आर, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। प्लस ये तो मैंने दोनों एक नेचर के इकट्ठे कर लिए, प्लस अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लस सीई
माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो बताओ मेरे को, आपको कोई प्रॉब्लम होगी? होनी ही नहीं चाहिए, मैंने कुछ किया ही नहीं बेटा, आगे पीछे रखे हैं उन्हें, है ना। जो जो साथ साथ वाले है ना, जो सिमिलर नेचर के हैं, मैंने उन्हें साथ में लेके आया, मैंने साइन भी चेंज नहीं किए। समझ में आ रही है बात? होने के भी नहीं, ठीक है ना, खाली आगे पीछे साथ में रखा है उन्हें, ठीक है। चलो, अगर मैं ये लिख दूं एफ डी इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? आर डी। वेरी गुड, आर ई माइनस आर आर इज इक्वल टू आर डी प्लस सीई माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोलो, कोई प्रॉब्लम होगी? तो हमें ये समझा कि हम एफ डी कैसे भी निकाल सकते हैं। एफ डी इज इक्वल टू आर डी प्लस सीई माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्चों देखो, एफ डी के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए अभी तक। क्या? एफ डी इज इक्वल टू टीई माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। आम जिंदगी में कुछ भी ना दिया हो तो एफ डी इज इक्वल टू बोरोइंग, सीधा बोलो भारत माता की जय। तीसरा, एफ डी इज इक्वल टू आर डी प्लस सीई माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये तीसरा फॉर्मूला हुआ, और ये बहुत ज्यादा डीप में जाकर के, है ना। इसको थोड़ा सा हम और क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एफ डी इज इक्वल टू आर डी प्लस सीई माइनस, ये जो सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? सी आर और ब्रैकेट में जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, इसको इसको कुछ लिख सकते हैं क्या हम? हाँ जी, लिख सकते हैं बेटा। इसको हम लिख सकते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वो उस एक बार के लिए उसको छोड़ दो जो तुम्हारे माइंड में आया। मुझे बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है। अब जो तुम्हारे माइंड में जो डाउट है उसका जवाब देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा है इसे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। सुनो, although small saving is considered as non-debt creating capital receipts. Say yes or no, am right or wrong? उसे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे? नहीं। हाँ जी, क्या बोलेंगे? तो मेरे को क्या बोलना चाहिए? although small saving is considered as debt creating capital receipts, but for the purpose of calculating FD, but for the purpose of calculating FD, it is considered as known that creating capital receipts. Why? Because government receives this in the normal course of business. उसके पीछे का लॉजिक वो है, खाली इसके लिए, मतलब कॉन्सेप्ट हिलाने नहीं है तुम्हें, कॉन्सेप्ट नहीं लाने हैं। तुम कहो कि नमन भैया ये बताओ कि स्मॉल सेविंग क्या है, आज ही पहले ये बात क्लियर करो, तो मैं हमेशा, एक बार पूछोगे, 100 बार पूछोगे, 1000 बार पूछोगे, तो मैं बोलूंगा स्मॉल सेविंग इज कंसिडर्ड एज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बट only for the purpose of calculating fiscal deficit it is considered as non debt creating capital receipts. तुम बोलोगे why? Because government receives this in the normal course of business. ये कोई आउटपुट आकर के माइनस करके कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ी जब नहीं आती, लोग तो भाई जमा कराएंगे ही, गवर्नमेंट किसको रोकेगी? पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने जब तुमने कोई फैसिलिटी दी है। से yes or no? वो उसका क्या है, लॉजिक है। इतनी बात समझ में आई? किसी को नोट करना है क्या? करना है, कर चुके? चलो 1 मिनट का टाइम ले लो जल्दी से। अभी एग्जाम में कैसे भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कॉन्सेप्ट की जितनी डेप्थ हो सकती थी हम उसमें चले गए।
आगे चल सकते हैं बच्चों, पढ़ाऊं? चलो, हाँ जी, बहुत जल्दी से बच्चों शुरू के 2 बुलेट पढ़ो, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको। मुझे बताओ उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या शुरू के 2 बुलेट में, जहां तक ये बॉक्स में फॉर्मूला लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे, इट शोज हाउ हाउ मच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स लिमिट। मैं तो भूल गया है। हाँ, एफडी ये बताता है कि गवर्नमेंट अपनी औकात के बाहर जाकर के कितना खर्च कर रही है। आरडी नहीं बताता ये, वो टोटल नहीं बताता, वो खाली एक सेगमेंट में बताता है। किसमें बताता है? वो सेगमेंट कौन सा है? खाली रेवेन्यू। टोटालिटी में रेवेन्यू प्लस कैपिटल में कौन बताता है? एफडी बताता है। इसका नाम ही क्या है? एफडी, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मतलब पूरे साल में टोटल, पूरे साल में टोटल जो भी घाटा है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंक्लूड रेवेन्यू रिसीट्स। देखो काफी टेक्निकल लाइन है, लेकिन लगनी नहीं चाहिए टेक्निकल, बिकॉज मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया था। वो कह रहे हैं कि टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में क्या क्या आएगा? इंक्लूड क्या क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी बिल्कुल। कैपिटल रिसीट्स आएगी, लेकिन किसको छोड़कर? बोरोइंग को छोड़कर। यानी कि कौन आएगी? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नमन भैया फिर वही वाली बात, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा बता तो दिया आपको, स्मॉल सेविंग होती तो क्या ही है, होती तो क्या ही है, डेट क्रिएटिंग है। बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एफडी वी विल इंक्लूड इट इन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है ना? आगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इंक्लूड ऑल द कैपिटल रिसीट। नो, अब ये खाली क्या बता रहा है? नॉन डेट क्रिएटिंग के बारे में बता रहा है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में क्या क्या आती है? वो सारी कैपिटल रिसीट्स आती है एक्सेप्ट द बोरोइंग। किसको छोड़कर? बोरोइंग को छोड़कर। सो सच रिसीट्स डोंट रेज एनी लायबिलिटी। तो जो कौन होती है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होती है, वो क्या नहीं करती है? कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती गवर्नमेंट के लिए। ठीक है ना? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स लीड्स टू अ रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। उनसे क्या कम होती है? बस एक चीज क्या याद रखनी है आपको, स्मॉल सेविंग्स वाली, वो मैंने अदरवाइज बताया, यहाँ पे नहीं है वो डिस्कशन। वो डिस्कशन तुम सोचो हमारी क्लास का या एनसीईआरटी का डिस्कशन है, वो डिस्कशन नहीं है। वो खाली हमारी क्लास का डिस्कशन है जो उसके बियॉन्ड जाकर के है। और ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया बिकॉज, क्योंकि तुम घर पे जाके जरूर सोचोगे, अगर रिवीजन करते होंगे तो थोड़ा बहुत जाकर के, कि भाई उसका क्लासिफिकेशन देखा, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो तब समझ में आता है। खाली मेरी बात सुन के गए तो कभी हवा भी नहीं आएगी कि हुआ क्या था क्लास में। ठीक है ना? तो वैसा, फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन्स। अब ध्यान से देखो तुम, रिकवरी ऑफ लोन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, कह रहे कि रिकवरी ऑफ लोन और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने किसको भी नहीं लिखा इधर, क्योंकि मैं किसको बता रहा हूँ? नॉन डेट क्रिएटिंग को बता रहा हूँ, है ना? नॉन डेट क्रिएटिंग में जब मैं नॉन डेट क्रिएटिंग मान रहा हूँ उसको तो लिखना चाहिए था ना, फिर भी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि किसके लिए क्या कर रहे हैं और किसके लिए कैसे करना है। ठीक है ना? चलो, ये तो हुआ बात किसकी? नॉन डेट क्रिएटिंग की। तो नमन भैया लगे हाथ भी बता दो कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। अरे यार सिंपल, जिससे लायबिलिटी बढ़ती, ऐसी कैपिटल रिसीट्स जिससे लायबिलिटी बढ़ती है वो क्या है? डेट क्रिएटिंग है। These are those receipts that create the liability of the government. Debt creating capital receipts create a future obligation of the government. इधर लिखा है देखो से, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग और साथ में स्मॉल सेविंग, है ना? हालांकि ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, स्मॉल सेविंग। बात समझ में क्या है? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, लेकिन हम इसे मानेंगे क्या ही? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है ना? फॉर द पर्पज ऑफ, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एफडी। ये देखना ये क्या गाथा है, मेरे को तो आया नहीं कुछ समझ में, तुम देख लो तुम्हारे को आ रहा हो तो। आया क्या समझ में? क्या है ये? अरे ये वही तो है नमन भैया, जो भी हमने वो साइड में किया था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नोट में देखो क्या है, whenever only borrowings are given then the fiscal deficit is equal to, समझा दोगे किसी को कि ये क्यों ही होता है? बिकॉज देखो ना, एक लाइन देखो, अभी तुमने मेरे को एक लाइन समझाई थी ये वाली, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही थी। इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इज इट्स लिमिट, कि वो अपने लिमिट के बाहर जाकर के कितना खर्च कर रही है औकात के। जब औकात के बाहर जाके खर्च करोगे तो फिर क्या ही लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो एफडी इज इक्वल टू क्या ही होता है? हाँ, लोन होता है, यानी कि बोरोइंग्स। इतनी बात समझ में आती है? चलो
देखो भैया, अब मेरी तो हो गई उम्र, अब मेरे को तो पढ़ा जाएगा नहीं इतना, वैसे भी आजकल तबीयत बहुत साथ नहीं दे रही है। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए आप ही, और थोड़ा समझा भी दीजिएगा। दरअसल आजकल हम भूल जाते हैं। हम्म। ये लाइन देखो कितनी अच्छी, कितनी फैंसी लाइन लिखी हुई है। while borrowing requirement is estimated after netting off, netting off का मतलब समझ में आता है, सब कुछ घटाने के बाद, सब कुछ जो हमें मिला था वो घटाने के बाद, बात समझ में आ रही है? नेटिंग ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स, किसको नेट करने के बाद? टोटल एक्सपेंडिचर से किसको नेट ऑफ करने के बाद? टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को। तो जिसको छोड़ा वही तो आएगी, नहीं समझ में आ रही? टोटल रिसीट्स में जिसको छोड़ दिया नेट ऑफ करके वही तो आ रही है। नहीं समझ में आई बात? टोटल रिसीट्स में बेटा जिसको छोड़ा, बोरोइंग को छोड़ा, फाइनली वही तो मिला घटा करके भी, जिसको छोड़ दिया टोटल में से घटा करके वो ही मिला, दैट्स व्हाई। ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स, फिस्कल डेफिसिट शोज हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट नीड टू बोरो to finance its total expenditure, whereas small savings are received by the government before netting off। समझ में आ रही है? बोरोइंग तो लेते हैं आफ्टर नेटिंग ऑफ, लेकिन स्मॉल सेविंग मिलती है बिफोर नेटिंग ऑफ, और उसको मना भी नहीं कर सकते हम, बिकॉज हमने वो फैसिलिटी दी है तो लोग तो जमा कराएंगे ही नॉर्मल रूटीन में। बिफोर नेटिंग ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। भैया बूस्टर ऑब्जर्वेशन में क्यों डाल दिया इसे? अभी तो बताया, सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, कॉन्सेप्चुअली अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि अगर किसी के सामने हमें बोलना पड़ जाए तो खड़े होकर के हम आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बोल दें कि हाँ भाई अब पूछ, क्या पूछ रहा था। ठीक है ना? वैसा बात समझ में आती है? चलो पिद्दी पिद्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्टेप फॉर डिटरमाइनिंग फिस्कल डेफिसिट, कैसे कैसे निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ गिवन आइटम्स फाइंड आउट टोटल एक्सपेंडिचर। पहले क्या कर लेना है अपने को? टोटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या कीजिएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, इसमें झंझट ही नहीं है, खर्चे तो सारे जोड़ दो। फिर टोटल एक्सपेंडिचर वो उसने बताया कि वो सम टोटल होता है रेवेन्यू का और कैपिटल का। आगे सेकंड स्टेप में, आफ्टर दैट फाइंड आउट टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। खाली किसको छोड़ना है? बोरोइंग को, और सारी रिसीट्स ले लो। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। बात समझ में आती है? एंड फाइनली अप्लाई द गिवन फॉर्मूला, दैट इज FD is equal to TE minus TR excluding borrowing. And here is the question number 5. Following is the information provided to you about receipts and expenditure. Please find out the revenue deficit and fiscal deficit. आपको RD भी निकालना है और FD भी निकालना है। निकाल सकते हो क्या? और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, देखने में थोड़ा थोड़ा पिद्दी लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है ये। थोड़ा देख दाख के करना। चलो पहले वाले का आंसर बताओ। RD इज इक्वल टू 20, 30, एक डिसाइड करो, 20 की 30? 30। RD इज इक्वल टू 30। ऑब्वियसली करोड़ में फिगर है तो करोड़ मतलब है ही है वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो तुम बता रहे हो, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। हाँ जी। और बताए बच्चे कि RD कितना आएगा? RD 30 है। RD बताइए पहले। दो बच्चों का 30 आया।
30 आ रहा है, चलो। FD कितना आ रहा है? 45। आपका आईडी कितना है? 30। पीछे भाई साहब कांटते। हाँ कोई बात नहीं, करो, टेक योर टाइम। थर्टी निकालो, कोई बात नहीं, मेरे को ज्यादा जल्दी नहीं है। खाली मेरे को पहले बस आरडी बता दो। आरडी निकाला नहीं, पहले वो ही निकाल लो। नमन भैया तुम तो यार हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। आरडी निकालो, आरडी मुझे क्या पता, मैं तो अभी देखूं। इतना टाइम नहीं लगना था बॉस इसमें, खाली आरडी निकाल के बता दो बस। 30 आ रहा है, चलो। और जिन जिन का भी आंसर बच्चों कितना है, आरडी 30 है, उन्हीं का आंसर बिल्कुल सही नहीं है। नलायक हो सारे के सारे। इंटरेस्ट बोरोइंग से क्या होगा? नहीं, बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट कुछ भी। अरे दीदी। हाँ जी भाई साहब, आपके कुछ कमेंट? नहीं, 30 आएगा पक्की बात? चलो देख लेते हैं। हाँ जी, आर डी इक्वल टू क्या होता है? आर ई माइनस आर आर। पहले वाले की बात करते हैं, कैपिटल रिसीट्स, कोई मतलब नाता नहीं है आरडी से, साइड करो उसे। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है नाता, लेना है बिल्कुल। फिर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, आरडी से कोई नाता उसका नहीं है। फिर रेवेन्यू रिसीट्स लेनी है, हाँ जी काउंट करनी है। फिर क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है ये? मतलब हमने बोरोइंग जो की थी उस पे हमने क्या दिया होगा? इंटरेस्ट दिया होगा। क्या दिया होगा? इतनी बात समझ में आ रही है? क्या दिया होगा हमने? इंटरेस्ट। कोई डाउट तो नहीं आपको? अच्छा, इंटरेस्ट किस नेचर की होती है, मतलब किस नेचर का एक्सपेंडिचर होता है?
हाँ बोलो बोलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? वैसे तो लेना चाहिए। और अगर ना लेने की कोई वजह जो आपको लगती हो, रुको एक सेकेंड, ना लेने की कोई वजह? वैसे तो लेना चाहिए। ना लेने की अगर मैं पूछूं आपसे कोई वजह हो सकती है यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख करके? हाँ, ऐसे मत बोलो, आधा आधा तो, आधा तुम अपने मुंह में रखते हो, ठीक है ना, आधा बोलते हो ताकि मतलब अगर सही हो जाए तो हाँ हाँ भैया हम यही तो बोल रहे थे, और गलत हो जाए तो नहीं नहीं भैया थोड़ा सा डाउट था, अच्छे से बोलो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बोरोइंग पे लग रहा है तो जा तो रहा है ना, रेवेन्यू नेचर का है कि नहीं है? हाँ जी, बोलिएगा भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? जब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऊपर 100 रुपए का ले लिया, उनने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपए का है, तो अलग से इंटरेस्ट पेमेंट, भले ही मैं मानता हूं इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसे भाई डबल काउंट क्यों कर रहे हो? जब उनने ऊपर बता दिया कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपए का है, तो इसका मतलब वो 10 रुपए भी किसमें जुड़े हुए होंगे? किसमें जुड़े हुए होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जुड़े हुए होंगे। तो अलग से लेकर के उसकी डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? उसने अलग से बताया है तुम्हें, उसका भी रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन इसलिए है क्योंकि अपने को एक कॉन्सेप्ट और अभी देखना है जो बाकी रहता है, प्राइमरी डेफिसिट। क्या रहता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो वो उसके काम में आता है, उसको फाइंड आउट करने के काम में आता है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दिया है तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। नमन भैया लेना चाहिए, हाँ ले लिया, लेना चाहिए ले लिया, लेकिन अलग से इसे नहीं लेंगे दोबारा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे भी ले लोगे तो ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनने बोला कितने के है, 100 के है। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, ये है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन जब इसने बताया 10 रुपए का, तो ऑलरेडी किसमें इंक्लूड होगा? इस 100 रुपए में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? और अगर तुम इसे एक बार और ले लेते हो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दैट्स वाई बच्चों इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्किप कर रहे हैं। इसलिए स्किप नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोरोइंग पे आता है या दैट्स कॉल्ड, और भी कोई रीजन वो नहीं है, वो इसलिए स्किप कर रहे हैं बिकॉज अगर ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक खर्चा, बोलो ना, दो दो बार काउंट हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। दैट्स वाई खाली क्या लेना है, आर ई माइ, पता क्या है, आधे लोग पता कैसे रीजन देते हैं, अरे नमन भैया सही तो है, आरडी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ई माइनस आर आर, तो सीधा करो ना, कितने 100 में से कितना घटाओ आप उसे, 80 को घटा दो तो आ तो रहा है 20। बेटा वो वाली बात नहीं है, आपको एक्चुअल रीजन समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं, वो किस में आ चुका। हाँ अच्छा, अभी अभी सुनो, मान लिया जो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ठीक है भैया आरडी का फॉर्मूला था आर ई माइनस आर आर, दैट्स वाई हम तो इंटरेस्ट को देख भी नहीं रहे हैं। अगर वो किसकी बजाय बच्चों, जो ये लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बजाय वो खोल खोल के दे देता एक एक खर्चा, खोल खोल के दे देता, इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके दे देता, और वो बच्चे फिर बोलते हैं कि हम तो इंटरेस्ट को ले नहीं रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं हो जाती? लेना पड़ेगा ना, अगर आप समझ रहे हो तो। दैट्स वाई। तो बच्चों 30 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। और ये लिख लेना, ठीक है ना, एग्जाम में यही गलती करते हैं बच्चे बस। नेक्स्ट है एफडी निकालने का है। एफडी कैसे निकलता है, टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, एक तो ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कितना हो गया 210 टोटल मिला करके। और रेवेन्यू रिसीट्स 80 की और कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग कितने की, 95 की, तो कितना हो गया 175 हो गया। तो कितना आ गया बेटा 35 आ गया। आपने कितना 45, 45 नहीं आएगा, 35 आएगा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ये बताओ कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या है? कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब है कि ऐसी कैपिटल रिसीट है इनमें बोरोइंग्स नहीं जुड़ी हुई है, बोरोइंग्स घटाने के बाद है ये, माने तो कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कह रहा है ये। नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। समझ में आ रही बात, यानी कि वो घटाने के बाद। बाकी तो और कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 45 कैसे लेके आया? वो 10 किस में ले लिया, इंटरेस्ट पेमेंट में ले लिया। अब वही वापस से मिस्टेक हुई कि डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि रेवेन्यू में आ गया वो, कैपिटल से तो कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब कैपिटल यहाँ पे लेंगे तो हम, लेकिन कैपिटल में तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर आप 10 को लेते हो। समझ में आ रही है बात? चलो, एंड द फाइनल आंसर इज बच्चों 20 करोड़
एंड द 35 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन के सामने, ट्राई करके देख सकते हो कितना आएगा। ओ माय गॉड, क्या पूछा उन्होंने, फिस्कल डेफिसिट। भैया लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, बोरोइंग इज इक्वल टू 280। अच्छा, क्या हम वैसे लॉन्ग मेथड से निकाल सकते, लॉन्ग कट से? बिकॉज इसमें क्या नहीं है हमारे पास, कैपिटल रिसीट्स नहीं है, कैपेक्स है और रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, कैपिटल रिसीट्स हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे जो डेटा है इनसफिशिएंट है। क्या है, आधे बच्चे बोलते, माने अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आधे बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं इसमें तो मिसिंग है, इसमें तो मिसिंग है, और हल्ला करेंगे, पूरे क्लासरूम को सर पे उठाएंगे, ये तो सीबीएसई ने गलत सवाल दिया है। या माने कोई टीचर अगर आपके इंटरनल एग्जाम में दे दे ये तो गलत है, यहाँ पे तो डेटा क्या है, अधूरा है। अरे नहीं है डेटा, अरे अधूरा, ठीक है ना। जब डेटा तुम्हें ऐसा अधूरा लग रहा है तो दिया तो पूरा, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, एक नीचे नोट डालना है। क्या डालना है, नोट। व्हेनेवर borrowings are given then fiscal deficit is equal to borrowing. How can you say that? Because fiscal deficit shows how much the government is spending beyond its limit. ऐसे लिखना है इसका आंसर। समझ में आ रही बात? तो इसमें ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, 280 इसका आंसर आ जाएगा। खाली इसमें क्या निकालना था, एफडी निकालना था। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं बच्चों? हाँ जी, चल सकते हैं क्या आगे? अभी देखते हैं, टॉपिक है हमारा इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, एफडी के क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, मतलब क्या टॉपिक है ये, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज डेट ट्रैप। क्या है, डेट ट्रैप, कि गवर्नमेंट किसके ट्रैप में फंस जाएगी। अब ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये देख रहे हो आप, ये अंकल को देख रहे हो, है ना, समथिंग लाइक राहुल गांधी दिख रहा है ना। अच्छा चलो अभी सुनो, हुआ यूं, ये जो भी मैं अभी जो आपको कहानी बताऊंगा ये मात्र कल्पनाओं के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। इसका रियलिटी से कोई मतलब वास्ता नहीं है, रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, अपन लोग क्या नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आजकल माहौल इस तरीके का बना हुआ है, तो कुछ भी बोलने से पहले मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है ना। चलो, हुआ यूं, बाई चांस की बात है कि मोदी जी को आइडिया लग गया, मोदी जी को आइडिया लग गया इलेक्शन से 6 महीने पहले, हालांकि अभी तो इलेक्शन चल ही रहे हैं, इलेक्शन से 6 महीने पहले मोदी जी को क्या लग गया, आइडिया लग गया कि भाई इस बार तो कितने भी हाथ पैर पटक लेना लेकिन आएगा तो इस बार राहुल गांधी ही। मोदी जी को ऐसा आइडिया लग रहा है, आएगा तो इस बार राहुल गांधी, ठीक है ना, कुछ भी कर लेना, ऐसा आइडिया लग गया मोदी जी को, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने किया, उन्होंने ऐसा सोचा कि चल ठीक है, अब जा तो रहा ही हूं, तो जाते जाते कुछ तो लोगों के लिए क्या कर जाऊं, नेक काम कर जाऊं, ठीक है ना। तो मोदी जी ने क्या किया, जो काम आज तक नहीं हुआ था मोदी जी ने वो सारे काम किए, वो सारे काम किए, है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अपना जुगाड़ नहीं था, अपनी इतनी औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी जो काम औकात के बाहर भी थे जाकर के लोगों को खुश करने के लिए, वो भी कि क्या पता है एट द लास्ट कुछ तो चेंज हो जाए और मेरे इस ऐसे अच्छा काम करने से कुछ तो बढ़िया हो जाए, है ना, इस होप में। तो मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए और अंधाधुंध अंधाधुंध, मतलब पैसा भी नहीं भी था तो भी क्या लिया, लोन लिया। क्या लिया, लोन लिया और प्रोजेक्ट चलाए, क्योंकि मोदी जी को क्या था आइडिया कि मैं तो रहने वाला अब नहीं हूं पीएम की कुर्सी पे, ठीक है ना, आएगा तो कौन, राहुल गांधी। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये राहुल मतलब मोदी जी को जो ऐसा सपना लगा था वो सच हो गया, बाई चांस की बात है कि वो क्या हो गया, सच हो गया। और कौन पीएम बन के आया, राहुल गांधी, ठीक है ना। अब उनने भी बहुत सारे क्या किए थे, वादे किए थे, लोगों से बहुत सारे क्या किए थे, वादे किए थे। अब जैसे ही जो ये वादे अपने पूरे करने निकलता, उतने में वो लोग आ जाते जिनसे पैसा उधार लिया था। किसने, हमने नहीं, मोदी जी ने। किसने, मोदी जी ने। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जैसे जैसे ये ग्रोथ करने की सोचता, जैसे जैसे ये ग्रोथ करने की सोचता, तो वैसे वैसे जिनकी ऑब्लिगेशन, जिनके लिए मतलब हमारे ऊपर जिनकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी, वो लोग अपना पैसा मांगने आ जाते। और खाली प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मांगते, हाँ, वो क्या भी मांगते हैं, इंटरेस्ट भी मांगते। क्या भी मांगते हैं, इंटरेस्ट भी मांगते हैं। और क्योंकि इन्होंने भी अपनी पहली सरकार में आकर के लेट्स सपोज बजट बनाया, और बाई चांस की बात है बच्चों वो भी घाटे में आया। किस में आया, क्योंकि इन्होंने भी तो वादे किए थे ना बहुत सारे, तो करंट वाला जो बजट है वो भी घाटे में आ गया। ऊपर से
तो उसके लिए लोन लेना है, तो क्या लेना है, उसके लिए लोन। दूसरा जो पुराने वाले हैं उनकी क्या करनी है, रीपेमेंट करनी है। तो आप मुझे बताओ, बेचारा देखो कमर तो देखो उसकी झुक गई, ठीक है ना, ग्रोथ तो कभी वो कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो गवर्नमेंट है, या सेम गवर्नमेंट के लिए आने वाले ईयर्स में, ठीक है ना, कमिंग फिस्कल ईयर्स में क्या बढ़ जाएगा, फ्यूचर बर्डन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, फ्यूचर बर्डन, उनकी ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगी। और जैसे मैंने कल बताया था, वो एक लूप में फंस जाएंगे, एक वीसीएस सर्कल में फंस जाएंगे। किसमें फंस जाएंगे, जिसे बोलते हैं वीसीएस सर्कल, बोलते हैं चक्रव्यूह। क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह, कि जिसके अंदर तुम घुस तो गए, अब उससे बाहर निकलना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और तुम यहाँ पे क्या करोगे, एक लोन को क्या करने के लिए, चुकाने के लिए नया लोन लोगे, और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लोगे। और मजे की बात है कि हर बार क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट का लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो पहला इंप्लीकेशन तो यही है एफडी का, क्या, डेटर है। तो देख लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात तो किसी से छिपी भी नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें साथ में क्या भी देना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट से क्या बढ़ता है, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसका भी देखो यहाँ पे रीजनिंग भी मिल रही है तुम्हें, कि इंटरेस्ट पेमेंट से क्या बढ़ती है हमारी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो देखो एफडी के आने से कौन भी आ रहा है, आरडी भी आ रहा है। कौन भी आ रहा है, और ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कल, कि एफडी अगर आया तो पक्की पक्की बात है आरडी भी आएगा, बिकॉज वो इंटरेस्ट जो बढ़ाएगा, जो इंटरेस्ट आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके आरडी को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। किसको इंप्रूव कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आरडी का इंप्रूव होना अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए, बुरी बात है, बुरी बात है, ठीक है ना। आरडी का इंप्रूव होना, ऐसा शब्दों पे मत जाना कि आरडी क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। आरडी अपने आप में क्या है, बेकार चीज है, और उसका इंप्रूव होना और भी बेकार है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है हमें, और इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। इसकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो बेचारा तो इसमें ही चला जाएगा, इसकी जिंदगी, मतलब ये जिंदगी में पहली बार तो क्या है ना, पीएम बना, सोच के कि कुछ तो अच्छा काम करूंगा, लेकिन सारी जिंदगी तो किसमें निकल गई। हाँ, वो कह रहे ना कि बोझ ढोने में निकल गई सारी जिंदगी, अगले 5 साल। फिर लोग बोलेंगे कि भाई तुमने वादा किया था, तो वादे तो पूरे नहीं किए। कहां से करता मैं वादा पूरा, उनने पास्ट में इतने बुरे कर्म करके गया है, ठीक है ना। मेरे को तो अभी उससे ही डील कर, उससे ही नहीं होश आ रही है मेरे को, तो तुम्हारे को तो मैं जब देखूंगा, ठीक है ना। तो वैसा आगे मोदी जी पे बड़े इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि चलो ये बेचारे के साथ खेल रहे हैं, है ना, इसके मजे ले रहे हैं, इसकी फिरकी ले रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये किसका विशियस सर्कल बना देगा, फिस्कल डेफिसिट का विशियस सर्कल बना देगा, एंड रेवेन्यू डेफिसिट का। मतलब तुम एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जहां पे कॉन्टिन्यूसली आपको एफडी भी आता रहेगा और आरडी भी आता रहेगा, वेयर इन गवर्नमेंट टेक मोर लोन्स। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लेगी, ज्यादा लोन लेगी, टू रिपे द अर्लियर लोन, पुराने लोन को क्या करने के लिए, चुकाने के लिए। एज अ रिजल्ट द कंट्री इज कॉट इन अ डेट ट्रैप। कंट्री किस में आ जाएगी, डेट ट्रैप में आ जाएगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। ये तो हम देख ही चुके थे। इन्फ्लेशन तो भाई, इन्फ्लेशन आरडी से भी आती है और किससे भी आती है, एफडी से भी आती है, ठीक है ना। आरडी तो बच्चा ही है, जब बच्चे से इन्फ्लेशन आ रही है, तो एफडी तो क्या है, बाप है, इससे नहीं आएगी इन्फ्लेशन, इससे भी आएगी, बिकॉज ये तो ओवरऑल है। तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करती है, किससे बोरो करती है, आरबीआई से। मेनली किससे बोरो करती है, औरों से भी कर सकते हैं, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकती है, लेकिन मेनली किससे करती है, आरबीआई से, टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। किसको पूरा करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। और इसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट। बेटा होता क्या है, अभी किसी बच्चों को यहाँ, मतलब किन्हीं बच्चों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि नमन भैया जब आरबीआई के पास पावर है पैसा छापने की, तो दिन रात मशीन चलाओ बढ़िया, ठीक है ना, कितना पैसा छापो। बेटा ऐसा नहीं होता कि हम कितनी भी करेंसी छाप देंगे। ऐसा कुछ कंट्री है जिन्होंने ऐसा वाहियात किया है, जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। तो ये कुछ कंट्री ऐसी है कि इनके ना, मतलब एक एक करोड़ डॉलर के नोट्स ऐसी सड़क पे पड़े फिरते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी करेंसी छाप दी थी। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे प्लेन डिमांड और सप्लाई वाला रूल चलता है। अगर तुम करेंसी क्या कर दोगे, बहुत ज्यादा छाप दोगे, दिन रात मशीन चला के रखोगे, कह रहे अपनी तो मशीन है, लाइट अपनी है, मशीन अपनी है, चलाओ, कागज अपना है, तो ऐसे क्या होगा, जो करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? तो तुम बोलोगे कि नमन भैया ये कैसे छपते हैं नोट, मतलब किस हिसाब से छपते हैं? बेसिकली ये तो हम देखेंगे किस वाले चैप्टर में, जब हम बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपरली तो वहां पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ, को आइडिया दे देता हूँ। जितनी भी करेंसी, जितनी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर, मतलब जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, जनरेट होंगे, क्या होंगे, जनरेट होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही क्या रहती है, मनी सप्लाई रहती है। क्या रहती है? मनी सप्लाई। तुम समझो बच्चों, मान लिया इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूं आपको, या आप गुड्स खरीद रहे हो मार्केट से, कहने का मतलब है 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है। कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? और अगर हमने करेंसी छाप दी 150 रुपए, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आपको, 150 रुपए की हमने करेंसी छाप दी, तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कितने का हुआ? 100 का। लोगों के पास मनी सप्लाई के तौर पे कितने रुपए है? 150। तो कुछ लोगों के पास जो परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, उन बहुत सारे लोगों में से वो क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर चीजों के लिए ज्यादा ऑफर करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा है। मार्केट में क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी पहले, और फिर क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन जितने का प्रोडक्शन है उतनी ही मनी सप्लाई है, तो वो क्या चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? साइकिल। अब ध्यान से सुनो, जब गवर्नमेंट को घाटा आया, जब गवर्नमेंट को क्या आया, घाटा, ठीक है ना, माने 500 रुपए से घाटा आया, कितने से घाटा आया, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा का होने वाला है। समझ में नहीं आ रही आपको बात? प्रोडक्शन क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला। जैसे 500 को घाटा कैसे आया कि गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है 1500 रुपए का, और गवर्नमेंट का कलेक्शन कितना ही हो रहा है, 1000 रुपए का। तो यानी कि प्रोडक्शन तो गवर्नमेंट कितना करेगी, 1500 का। कितने का? 1500 का। लेकिन गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसे कितने ही आ रहे हैं, 1000। तो जो एक्स्ट्रा 500 है उसका भी तो प्रोडक्शन होगा ही होगा। जब वो प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए क्या भी चाहिए, मार्केट में मनी सप्लाई भी चाहिए। क्या चाहिए? तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, तो आरबीआई उस चीज को पूरा करने के लिए नई करेंसी छापता है, उतना ही छापता है जितना लोन चाहिए। और लोन कितना चाहिए गवर्नमेंट को, जितना घाटा आया है, और उतना ही क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है ताकि आप जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें डाउट ना आए। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को अभी हाथ के हाथ क्या कर लो, टैली कर लो कि नमन भैया आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट 1500 रुपए का खर्चा करने वाली है, 1500 का खर्चा करेगी, तो इसका मतलब वो 1500 की तो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, 1000। कितना है? वो 500 का जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो भी तो प्रोडक्शन होगा ही ना, होगा ना? हाँ बोलो ना, अच्छे से बोलो। हाँ हाँ, प्रोडक्शन होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो इकोनॉमी के अंदर वो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगी, जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई करेगी। वो कैसे करेगी, नई करेंसी क्या करके, प्रिंट करके। वो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मेनली किससे बोरो करती है, आरबीआई से। किससे बोरो करती है, टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। किसको पूरा करने के लिए? आरबीआई क्या करता है, प्रिंट करता है न्यू करेंसी। किसको पूरा करने के लिए? जो डेफिसिट रिक्वायरमेंट है, जो घाटे वाली सिचुएशन है, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मुझे बताओ, इससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है ना? एंड क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द मार्केट। और इससे मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। कैसे? पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर वो जो नई मनी सप्लाई आएगी, वो जो एक्स्ट्रा 500 रुपए छपे, वो किसी ना किसी के पास तो जाएंगे ना। हाँ बोलो ना। जब वो किसी ना किसी के पास जाएंगे तो क्या करेगा, डिमांड करेगा, और डिमांड करेगा तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन आएगी। और मजे की बात बताऊं बच्चों, एक बात और, जब भी आरबीआई से क्या करती है गवर्नमेंट, लोन लेती है ना, तो उससे परमानेंट इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्या होती है, परमानेंट इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्योंकि वो जो 500 रुपए इकोनॉमी के अंदर नए आए हैं, जब तक वो इकोनॉमी के अंदर रहेंगे तब तक इन्फ्लेशन क्या रहेगी, बढ़ेगी। क्योंकि वो पैसा क्या कर रहा है ना, एक्स्ट्रा पैसा मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किससे भी लोन ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से। किससे भी ले सकती है लोन, फॉरेन गवर्नमेंट से। जब फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है तो वो लोन कभी ना कभी तो क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। जब तक वो हमारी इकोनॉमी में है वो एक्स्ट्रा पैसा, जब तक तो इन्फ्लेशन रहेगी। जैसे ही हम क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर गवर्नमेंट को घाटा आए और घाटे की हमें पूर्ति करनी हो, तो मैंने दो ऑप्शन बताए कि गवर्नमेंट या तो क्या करती है, बोलो, आरबीआई से लोन लेती है, दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट से। दोनों में से कौन बेहतर है?
फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेना बेहतर है। बाय, बिकॉज उससे टेम्परेरी क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन अगर हम आरबीआई से लेते हैं तो परमानेंट इन्फ्लेशन आएगी। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज आगे आएगी, आगे टॉपिक है, ठीक है ना, वो वहां पे भी पता पड़ेगा आपको। फिलहाल ये देखो ना, थर्ड वाला बुलेट समझ में आ गया आपको, इन्फ्लेशन का, ये वाला। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक तो हम आरबीआई से लोन लेते हैं तो ठीक है, वो हो गया। दूसरा हम लोन मैंने बताया किससे लेते हैं, फॉरेन, किससे, फॉरेन गवर्नमेंट से। किससे? फॉरेन गवर्नमेंट से। जब भी हमें घाटा आएगा, है ना, तो हम मुंह सा लेकर के, अपना मुंह बना करके, है ना, मुंह उठा करके किसके पास चले जाएंगे, फॉरेन गवर्नमेंट के पास। जी दे दो लोन, दे दो हमें, क्या दे दो, लोन दे दो। जैसे जापान वालों के पास चले जाएंगे, किसी और यूएसए के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे? यूएसए के पास। बेटा एक बात बताओ, जब हम बात बात पे किसी दूसरे बंदे से क्या लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे, कल को वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? अच्छा, आज हम उससे 5,000 करोड़ रुपए लेकर के आए, हमें घाटा आ गया था और हमने लोन लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगले साल हमें फिर घाटा आ गया, हम मुंह उठा करके फिर उससे क्या लेने के लिए चले गए, लोन लेने के लिए चले गए, है ना। अब माने जैसे यूएसए से हम लोन लेने के लिए गए, समझ में आ रही है बात? अब दो कंट्री का क्या हो रहा है बच्चों, वॉर हो रहा है ना। माने किसी का, इजराइल का या किसी उसकी दूसरी कंट्री के साथ क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। अब हम मान लिया, लेट सपोज, इसराइल को क्या नहीं कर, हम क्या करते हैं, इसराइल को फेवर करते हैं। क्या करते हैं? फेवर करते हैं। लेकिन यूएसए फेवर नहीं करता, मान लिया किसको, इसराइल को। और यूएसए मेरे को ये कह रहा है, मोदी जी को ये कह रहा है, हमारी गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि ठीक है, लोन दे देंगे तुम्हें, लोन दे देंगे तुम्हें, है ना। किसको फेवर करना बंद कर दो, इसराइल को। हाँ बोलो ना। जबकि हमारा इंटरनल मैटर था, हमारे रिलेशन थे उनके साथ, अच्छे थे रिलेशन, भाई वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका 36 का आंकड़ा है। तो आप मुझे बताओ, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? ना चाहते हुए भी माननी पड़ेगी, मेरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो गई। और बच्चों यही काम पता क्या है, यही काम चाइना दूसरी कंट्रीज के साथ करता है, छोटी छोटी कंट्रीज के साथ, जैसे कि श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ। चाइना ऐसे करता है। चाइना क्या करता है, इनको क्या दे देता है, फंड दे देता है ना, और इनको क्या बोलते हैं ना, कि अपने एहसान के तले दबा देता है इनको। और ये कुछ करना चाहते हैं ना, तो विदाउट किसकी परमिशन के, चाइना की परमिशन के कर ही नहीं सकते। बात समझ, तुम देखो एफडी का ना कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है एफडी का ना। माने अगर एफडी आता है तो हम दूसरी कंट्री से क्या लेते हैं, वो बात ठीक है, देखो सबके अपने फायदे नुकसान होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, बाहर से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो किन मायनों में बढ़िया है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टेम्परेरी क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, परमानेंट नहीं आएगी। लेकिन एक महीने में बहुत खतरनाक है, हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ जाएगी, फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ जाएगी। कल को ये बोलेगा, देख मुंह उठा करके आ गया लोन लेने के लिए, दे दो इस गरीब को लोन, ठीक है ना। और वो हमारे इंटरनल जो अफेयर्स है उनमें क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। और जिससे हमारी जो देश की इंटीग्रिटी है, देश की जो सिक्योरिटी है, वो भी किस में पड़ सकती है। अरे नमन भैया, हम तो गवर्नमेंट बजट पढ़ने आए थे, हमें तो वो लग रहा था ये स्टेटमेंट सा होता है जिसमें वो खर्चे और वो लिखी रहती है, इनकम लिखी रहती है। तुम कहाँ पे चले गए बेटा, यही तो है डीप में। देखो सामने, तुम अगर चाहते हो कि मैं इसकी इंग्लिश की हिंदी कर दूं, तो मेरे को कोई उनसे इतनी बड़ी टेंशन है, लिखा हुआ फॉरेन डिपेंडेंसी, 1.5 लाइन लिखी हुई है, उसकी इंग्लिश की हिंदी कर दूंगा। लेकिन तुम उसका एक्चुअल मीनिंग समझो कि इससे कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ेगा। हमारी देश की जो सिक्योरिटी है ना, कोई अब तुमसे पूछे कि बताओ अगर गवर्नमेंट का बजट किस में आता, डेफिसिट में आता, तो बताओ हमारी जो देश की इंटीग्रिटी है, देश की जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है, वो कैसे अफेक्ट होगी। तो बताओ कैसे अफेक्ट होगी, बोलो। क्योंकि अभी घाटा आया तो हमें दूसरी कंट्री से क्या लेने की जरूरत पड़ सकती है, लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। वो हमसे वो काम कराएंगे जो हम करना नहीं चाहते हैं। यस और नो? तो इससे हमारी, अच्छा ठीक है, चलो हमने इससे यूएसए से लोन ले लिया, लेकिन हमने, उन्होंने बोला दे देंगे, हम लोन दे देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉर चल रहा है किसके बीच में, इजराइल के बीच में और दूसरी कंट्री के बीच में, इसमें तुम्हें किसके फेवर में खाली स्टेटमेंट पास करना है, तुम्हें किसके फेवर में, किसके अगेंस्ट में पास करना है, इजराइल के अगेंस्ट में क्या करना है, तुम्हें एक स्टेटमेंट देना है मोदी जी को। मान लिया चलो मोदी जी ने दे दिया एक स्टेटमेंट, कल चल के हमें कौन भी आग दिखा रहा है, इजराइल भी क्या कर रहा है, आग दिखा रहा है हमें, कह रहा अच्छा बेटे ऐसी बात है, ठीक है। तो ऐसा समझ में आ रही है बात, तो ठीक है, पढ़ लो इसे, इसमें कुछ नहीं रखा। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज फॉरेन कंट्रीज, विच रेजेस इट्स डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। हाँ वर्ल्ड बैंक भी है, उससे भी ले सकते हैं। हाँ उससे, हाँ
नहीं, उससे ऐसे कोई मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं होगी जिस तरह की मैंने बताई। लेकिन तुम बोलोगे नमन भैया फिर तुमने ऐसा ही एग्जाम मतलब यही क्यों बताया तुमने, उसके लिए क्यों नहीं बताया? बिकॉज मेरे को ये पॉइंट समझाना है ना पर्टिकुलरली कि इससे फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड बैंक से हमें क्या मिल जाएगा, लोन मिल ही जाएगा। वर्ल्ड बैंक की अपनी क्या होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो तो न्यूट्रल होके चलेगा, से नो। लेकिन यूएस से हमें लोन इसलिए दे रहा है कि तू किसके अगेंस्ट में बोल दे, इसराइल के अगेंस्ट में बोल दे, एकदम से दे देंगे तेरे को लोन। बात समझ में आई? क्योंकि उसके उसमें उसका इंटरेस्ट है। समझ में आ रही है ना बात? उससे क्या होगा कि इसराइल के अगेंस्ट में बोल दिया तो अब इसराइल को ऐसा लगेगा कि इंडिया और यूएस से क्या हुए, साथ में है। ठीक है ना? तो हम मतलब वैसे भी क्या है ना, यूएसए तो वैसे भी चाहता है कि उसकी, वो तो पहले से सुपर पावर मानता है अपने आप को, है ना, और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि बाकी दूसरी कंट्री थोड़ा दब के रहे, कह रहे कि भैया थोड़ा पीछे रहना, फालतू बकवास नहीं करने का यूएसए के साथ। ठीक है ना? तो वैसा बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, नहीं उससे फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं बढ़ेगी हमारी। नहीं, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी क्योंकि मनी सप्लाई तो आ रही है ना मार्केट में। मनी लेकिन टेम्परेरी होगी। कैसी होगी? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट किससे होती है? जब आरबीआई प्रिंट करता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? वैसा नेक्स्ट है बच्चों, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। और ये जाने अनजाने में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये पॉइंट। सुनो, ध्यान से सुन लो बच्चों, ये जाने अनजाने में ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। अभी मैंने एक मोदी जी वाला एग्जांपल दिया, राहुल गांधी वाला। हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ का मतलब है कि हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब भी ये बेचारा कोई प्रोजेक्ट, ये कोई हाईवे बनाने के लिए सोचता है तो कहते हो ओ कहां बना रहा तू हाईवे, अच्छा पहले हमारा पैसा दे। पहले किसका पैसा दे? हमारा पैसा। तो बेचारा जो पैसा किस में लगने वाला था, फ्यूचर की ग्रोथ में लगने वाला था, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने वाला था, आने वाली जनरेशन को भी वो बेनिफिट मिलने वाले थे जो पुरानी जनरेशन ने लिए है जब मोदी जी के टाइम में। बात समझ में आ रही ना? लेकिन वो लोग उससे क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जब भी ये कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट या बाकी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेगा तो जो पुराने जो लैंडर है जिन्होंने पैसा देके रखा होगा वो इसका हाथ पकड़ के खींच लेंगे, पहले पैसे हमारा दे। ठीक है ना? ग्रोथ करिए बाद में, पहले पैसा हमारा दे। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज है। तो ये बोल रहे फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी एफडी के आने से। कह रहे बोरोइंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन पे क्या बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ। इससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या होती है, एडवर्सली अफेक्ट होती है, एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, या जो डेवलपमेंट होने वाले थे फ्यूचर में वो एडवर्सली क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मेनली गवर्नमेंट कहां से लोन लेती है? आरबीआई से। किससे लेती है? आरबीआई से। एक बात बताओ, आरबीआई की भी तो एक अपनी कैपेसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? मान लिया अब है आपके पास 1000 रुपए है हेल्प करने के लिए, लोन देने के लिए, है ना, और मान लिया आपसे मेजरली लोन मैंने ले लिया, 800 रुपए का लोन मैंने ले लिया। आप बाकी और लोगों को भी क्या देते हो, लोन देते हो, जनता को भी लोन देते हो। किसको भी लोन देते हो? जनता को भी तो क्या पड़ती है, लोन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। आपके पास 1000 रुपए के फंड थे, उसमें से 800 तो मैंने ले लिए, तो मुझे बताओ जनता के पास, के लिए कितने बचे, चिल्लू पिल्लू बचे ना, मात्र कितने, दो। तो टू दैट एक्सटेंट, उतने तक जो देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो सफर करेगी कि नहीं करेगी? इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कि जब ज्यादातर पैसा तो कौन ही ले ले, सरकार ले ले, और जनता के लिए लोन लेने के लिए बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल सिस्टम से पैसा कम बचे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब जो पब्लिक एट लार्ज है ना, पब्लिक एट लार्ज, वो लोन लेने से क्या रह जाती है, वंचित रह जाती है। क्या रह जाती है? वंचित। जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं हो पाती, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं ना, ऐसे समझ लो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, की जनता को तो क्या कर दिया, साइड कर दिया, बिकॉज सारा लोन तो किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने। ठीक है ना? उनकी भी सामने भाई आरबीआई की भी एक अपनी क्या है, लिमिट है, कैपेसिटी है, तो उसको वो सारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट किसने कर ली, गवर्नमेंट ने। तो जनता बेचारी है ना, बूंद बूंद के लिए तरस रही है। उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई विच डिक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द जनरल पब्लिक। बताओ, इतना सा लिखना है। ठीक है ना? ये बच्चों क्या हुए, इम्प्लीकेशन हुए किसके, एफडी के। किसके? एफडी के। और इसको हम प्यार से बोलते हैं, कैसे याद रखेंगे, डीआईडी हैम्पर्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलोगे आप? डीआईडी हैम्पर्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। वन मोर टाइम, डीआईडी हैम्पर्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। डी फॉर डैट ट्रैप, बोलो, डी फॉर डैट ट्रैप। आई फॉर इन्फ्लेशन, वंस अगेन, डी फॉर डैट ट्रैप, आई फॉर
इन्फ्लेशन। वंस अगेन डी फॉर, एक और है ना डी, डी फॉर डिपेंडेंसी, बोले तो फॉरेन डिपेंडेंसी। डीआईडी हैम्पर, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। बात समझ में आ रही है ना? तो डीआईडी हैम्पर द क्राउडिंग आउट इफेक्ट एज इट इज हेडिंग है, ठीक है ना? तो देखो बच्चों मैंने हाईलाइट भी किया है, जिन बच्चों को नहीं पता ये एमटी क्या होती है, एमटी का मतलब होता है मेमोरी टेक्निक, ठीक है ना? और ये हमारे को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये मैं कैसे करता हूं बच्चों, यहाँ पे देखो जो एमटी लिखी है वो उसी कलर से लिखी है जिस कलर से क्या है, हेडिंग है। अब अगर किसी पिंक वाले की एमटी है ना, पिंक वाली हेडिंग की एमटी है तो पिंक कलर में मिलेगी आपको, कलर कॉम्बिनेशन वैसे बना है, ठीक है ना? फिर वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, जैसे ये फर्स्ट डी है तो ये डी का मतलब है डी फॉर डेट ट्रैप, उसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है ना? अब जैसे आप लिखोगे तो इसको ऐसे मत करना कभी, वो डीआईडी को एक पूरा प्लेन क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कुछ नहीं पता पड़ेगा। डी को अलग से हाईलाइट करना, फिर स्पेस दे करके आई को अलग से हाईलाइट करना, फिर डी को अलग से हाईलाइट करना। वो हैम्पर को अलग रखना क्योंकि वो हैम्पर की एक अपने आप में एक हेडिंग है। और जो भी हाईलाइट नहीं हो रखा है ब्लैक कलर से मिलेगा आपको, वो खाली क्या है, स्टेटमेंट बनाने के लिए वो वर्ड यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है? इसको कोई मतलब नहीं है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखो, पूरा पूरा का पूरा हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब वो पूरी एज इट इज क्या है, हेडिंग है। और जितने भी जिनका भी मीनिंग है यहाँ पे वो सब मैंने किस में लिया, कैप्स लॉक में लिया है, ठीक है ना? जैसे दा को देखोगे आप तो उसका कुछ मतलब नहीं है, वो स्मॉल में है, बाकी सब जिनका कुछ मतलब है तो अलग से किस में है, कैप्स लॉक में है। तुम्हें समझा है ये क्या सिस्टम चल रहा है ना? एक बारी का है ना माइंड में, जिंदगी में नहीं भूलोगे। डीआईडी, डीआईडी हैम्पर द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। डी फॉर, थोड़ा तेज बोलो, डी फॉर डेट ट्रैप, आई फॉर इन्फ्लेशन, डी फॉर डिपेंड, पहले खाली डिपेंडेंसी बोलो फिर पूरी हेडिंग बोलना। वंस अगेन, डी फॉर डेट ट्रैप, आई फॉर इन्फ्लेशन, डी फॉर डिपेंडेंसी, बोले तो फॉरेन डिपेंडेंसी। डीआईडी हैम्पर, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, और फिर क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एज इट इज हेडिंग है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है ना? देखो ये सारी चीजें, डीआईडी हैम्पर द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यस और नो? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करते हैं। हालांकि जो इसका अगला टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कल पढ़ेंगे हम, और कल मेरे को प्राइमरी डेफिनेट में मैं आपको समझा दूंगा, और परसों की क्लास में तो हद से हद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि कल हो जाए, वैसे लगता नहीं मुझे कल हो जाएगा, परसों की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है?